हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुपर टेट की 1000 प्रश्नों की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप लोग इन क्लासेस को बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। सुपर टेट एग्जाम के लिए एकदम चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस आपको लगातार देते रहते हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपको इन क्वेश्चंस को बताते हुए आगे बढ़ेंगे, समझाते हुए एक एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है, तैयार करना है और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को नोट करते रहना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। सभी 14 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करा रहे हैं, एक साथ लेकर के चल रहे हैं। आज की क्लास में आपको हिस्ट्री के, साइंस के, हिंदी के और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पूरी सटीक तैयारी के लिए हमारी सभी क्लासेस को देखिएगा। आज हमारा पार्ट नंबर 11 है। 10 पार्ट आपको पहले करा चुके हैं, लगभग 300 से अधिक क्वेश्चंस आपको इसके पहले कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जरूर क्लासेस को देखते रहिए, तैयार करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखिए दिया गया, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से। आपको पता होगा दोस्तों, होमो सेपियंस किसको कहा जाता, मनुष्य को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव को होमो सेपियंस कहा जाता, वैज्ञानिक नाम इसका होमो सेपियंस होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार के भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कहा जाता है, यानी कि किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार लोसांग त्योहार है। लोसांग त्योहार का नाम है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ चुके होंगे, आंसर करते रहिए, जल्दी से बताते रहिए। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हां, सिक्किम राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है लोसांग त्योहार। बी नंबर ऑप्शन यहां पर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दिया गया, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में जानी जाती है। हमने आपको बताया था फसल जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहली आपकी रबी की, फिर होती है खरीफ की और अंत में आपकी जायद की फसल होती है। जायद की फसल आपकी लगभग मई जून की तरफ होती है और आपको पता होगा इस समय मुख्य रूप से आपकी किसकी फसल की जाती है, तरबूज हो गए, खरबूजे हो गए, ये इसकी मुख्य फसल के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में आपको तरबूज दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, जो कि जायद की फसल के अंतर्गत आ जाएगी, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका जो हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है उसका नाम है परमवीर चक्र। और सबसे पहले परमवीर चक्र से मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सम्मानित किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा, जब अक्टूबर में, जब हमारा देश अगस्त में आज़ाद हो गया था, अगस्त 1947 में, इसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष हो गया था एक, इसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से भागीदार थे, इन्होंने अपना सहभागिता दी थी, जिसकी वजह से इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नाम याद कर लीजिएगा। नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता, ये जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहां पर आपको बता दें दोस्तों, ये आपके लोक नृत्य के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन दिया गया। जल्दी से देखते रहिए, कम से कम समय में बिना आपका टाइम वेस्ट किए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आपको कराते रहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी जुड़े रहिएगा, क्वेश्चंस को समझते रहिएगा और तैयार करते रहिएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो कैलकाटा क्रोमोसोम बुक का नाम है और कलकत्ता क्रोमोसोम भी इसको बोलते हैं। ये आपकी अमिताभ घोष जी के द्वारा रचित इंग्लिश की एक बुक है और ये 1995 में इन्होंने बुक अपनी लॉन्च की थी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमिताभ घोष की बुक है। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। आज समय की थोड़ी कमी है, तो जिस वजह से सभी क्वेश्चंस आपको कम से कम समय में कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए और एक एक चीज को समझते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले हमारा आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट जो था, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल रूप में जो हमारा एक्ट आया था, जो हमारे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्ट था, ये 2000 में आया था। सन 2000 में इस एक्ट को पारित किया गया था, लेकिन इसमें प्रमुख संशोधन जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संशोधन हुआ कब था? 2008 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 2009 में। आईटी एक्ट जो 2008 का संशोधन था, इसे 2009 में लागू किया गया था। यहां पर 8 दिया गया जब संशोधन किया गया था 2008 में, तो हमारा टिक सी नंबर ऑप्शन पर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था? नोटबंदी के बारे में आपको पता होगा, यानी कि पुराने जितने भी नोट थे वे सभी नोट बंद कर दिए गए थे और उनके स्थान पर नए नोट लॉन्च कर दिए गए थे। तो ये पुराने नोट बंद कब किए गए थे? आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, डेट तो सभी को याद होगी, 8 नवंबर। अब सन की बात करें तो 2016 में आपकी नोटबंदी आई थी। 8th नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नवंबर 2019 को नोटबंदी की गई थी। मोदी जी के द्वारा रात को 8 बजे नोटबंदी की गई थी, सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें, एयरफोर्स से संबंधित विंग कमांडर हैं जिनको 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी वीरता से संबंधित पुरस्कार होता है और विशाख नायर, विंग कमांडर विशाख नायर को वीर शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, तैयार करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? आपको बहुत बार बता चुके हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 देश हैं। कौन कौन से 5 देश हैं ये आप लोगों को पता होगा। पांचों देशों में आपका सबसे पहले आ जाता है यूएसए यानी कि अमेरिका, इसके बाद रूस, इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन में सभी आपके दिए गए हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके पास वीटो पावर होती है, यानी कि अगर कोई भी चीज पारित करनी होगी आपकी यूएन के अंतर्गत, तो इन सभी की सहमति बहुत ही जरूरी है। जब सभी सहमत होंगे तभी उस चीज को पारित किया जा सकता, नहीं तो वीटो पावर के माध्यम से ये उस चीज को तुरंत रोक सकते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जो इतिहासकारों के माध्यम से मानते हैं? तो आपको बता दें, दिल्ली के पहले सुल्तान के रूप में हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था वो दिल्ली के पहले सुल्तान के रूप में जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? बहुत अच्छे ढंग से पूछा गया क्वेश्चन, काफी लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या दिएगा? वायुमंडल में, यानी कि हमारे एयर में, वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको किस डिवाइस के माध्यम से मापते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और आंसर करिए। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के काम में आता है। सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। समझते रहिए, आंसर करते रहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया था जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो दोस्तों ये आपका किस देश के साथ जो भूमि सीमा का समझौता था जिसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के रूप में जानते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। 15 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सही आंसर की बात की जाएगी
जाएगी, तो बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक नहीं है। यानी कि क्वेश्चन को फिर से समझना, यूनेस्को की धरोहर तो है लेकिन मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। 3 ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, एक जो संबंधित नहीं है वो आपको पता लग गया होगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। हम्पी स्मारक समूह जो है ये आपका कहां पर है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में, लेकिन किसमें, यूनेस्को की विश्व धरोहर में यह भी शामिल है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसे हम अलग कर देंगे। इसी रूप में आप लोग क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आप ये छोटी छोटी गलतियों से जितना बचेंगे, क्वेश्चन को जितना ध्यान से समझ कर करेंगे, उतना ही आपको आगे फायदा मिलने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है, जो कह सकते हैं हम लोग विभाजन रेखा के रूप में जानते हैं। तो भारत और चीन की विभाजन रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के विभाजन रेखा के रूप में जानी जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। समझते रहिए क्वेश्चंस को और आंसर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम कौन सा दिवस मनाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आते हैं। सी नंबर ऑप्शन, 31 अक्टूबर को हम लोग क्या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है। जो राज्यों के नीति निदेशक तत्व दिए गए, नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शंस दिए गए। एक क्वेश्चन 100% आपका यहां से पूछा जाएगा, जरूर मान के चलिए क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। और आयरलैंड के संविधान से ये आपके नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन को, ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल सही टिक कर देंगे। याद कर लीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित दिया गया कि राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। वो भारत में शासन करने आया था, दिल्ली में पहले सुल्तान के रूप में जाना जाता है, और इसके जो राजवंश था उसका क्या नाम था। तो आपको बता दें दोस्तों, ये गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का संस्थापक था। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बहुत से अलग अलग राजवंशों के लोगों ने शासन किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं, देखिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले आपको कल की क्लास में इसके बारे में हमने बताया था, अब आपको आज की क्लास में बताना है कि इसे सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। तो आपको बता दें दोस्तों, जीएसटी कोई आज कल का नहीं है, बहुत ही पुराना एक टैक्स का सिस्टम है। 1956 के आसपास इसे सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस ने। इसके अलावा बता दें दोस्तों, अब तक लगभग 160 देश हमारे पूरे विश्व में हैं जो जीएसटी को लागू कर चुके हैं। यानी कि हम बहुत ही पीछे रहे एक तरीके से देखा जाए। ये आपके टैक्स सिस्टम को बदलने के लिए, टैक्स सिस्टम को नए तरीके से करने के लिए एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी सिद्धांत बताया जाता है, नियम बताया जाता है। तो ये जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। ताना भगत आंदोलन आपके बिहार और झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में, उस समय बिहार में ही आता था ये सब, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों, जमींदारों, इनके साथ एक आंदोलन छेड़ा गया था। वहाँ के किसानों के द्वारा ताना भगत आंदोलन के रूप में इसको जानते हैं। और इसके जो प्रमुख थे, जो प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो जतरा भगत या जतरा उरांव के रूप में इनका नाम है, जो कि इसके ताना भगत आंदोलन के प्रमुख माने जाते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर
ऑप्शन हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इतिहास से संबंधित काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया? मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शंस आपने देख लिए, जल्दी से समझिए और तुरंत आंसर करिए। तो दोस्तों, मानवाधिकार परिषद का जो गठन किया गया वो 2006 में किया गया। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम शुरू करेंगे आगे हिंदी के क्वेश्चंस, उसके बाद आपको समय बचता है तो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है वहां क्रिया कहलाती है। यानी कि दो या दो से अधिक धातुएं कह दें या क्रियाएं कह दें, एक ही बात होती है। तो जब एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर आपके साथ साथ में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, संयुक्त क्रिया के रूप में इसको जानते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आपको खाली स्थान भरना है। क्या दिया गया? बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तब किसी ने कहा है कि आपको लोकोक्ति के रूप में इसका आंसर देना कि किसी बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे अपने मालिक से, मालिक ने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर इन तिलों में तेल नहीं, ये आपकी लोकोक्ति चरितार्थ होती दिख रही है। इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि ये बहुत कंजूस हैं, इनसे कुछ भी लेना या मांगना बेकार है। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, वाक्य में आए रिक्त स्थान के विकल्पों में से सही को चुनना है। रिक्त स्थान में गांव के लोगों को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। गांव के लोगों को किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता, गंवार नहीं कहा जाता, ग्रामीण व्यक्ति। सभी लोग समझ लीजिएगा, गंवार वो होता जिसको किसी चीज का ज्ञान ना हो, उसे गंवार कह देते हैं। जो आचरण या बुद्धि से चीजों को ना समझता हो। ग्रामीण कहा जाता, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, शहर में रहने वालों को शहरी कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? यानी कि वचन परिवर्तित हो जाता है, ऐसा इनमें से कौन सा दिया गया जिसका वचन परिवर्तित हो जाता? तो आपको पता होगा दोस्तों, बेटा, और आपने सुना होगा बेटे, जब ज्यादा हो जाते बेटे या बेटों भी कह देते हैं, यानी कि ये परिवर्तित हो जाता है, एक सा नहीं रहता। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है। सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पिछली क्लासेस को जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पर्यायवाची शब्द कौन से दिए गए? क्रमशः आपको बताना, पार्वती का, पुत्र का और पृथ्वी का, जिसमें तीनों के पर्यायवाची बिल्कुल सही दिए गए। पर्यायवाची कौन होते हैं? जो समान अर्थ वाले होते हैं, जो सेम उसका मीनिंग बता रहे हो, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, रुद्राणी पार्वती का पर्यायवाची होता है, नंदन पुत्र को कहा जाता है और पृथ्वी का पर्यायवाची अवनी होता है। याद कर लीजिएगा, सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सभी ऑप्शंस में से जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करना होता है तो इसी प्रकार के ऑप्शंस आपको एक साथ 3 पर्यायवाची पूछ दिए और 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो निश्चित तौर पर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में तो आपको पता होगा हमारा एक शब्द होता है ज्ञान, ज्ञान में वी उपसर्ग लगा देंगे, शब्द बन जाएगा विज्ञान, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, इतिहास से संबंधित हैं और इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसको माना है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इनके अनुसार शालिभद्र सूरि जो थे ये आपके हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। 29 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन। बचे हुए 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं जिन्हें हम अगली क्लास में कवर कर देंगे। समय की थोड़ी कमी है जिस वजह से आज इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? महाजन शब्द होता है और
इसमें अगर हम ई लगा दें यानी कि क्या हो जाएगा, महाजनी बन जाएगा। प्रत्यय अंत में लगाए जाते हैं, ई प्रत्यय लगा हुआ है। सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूरे 30 क्वेश्चंस कम से कम समय में आपके कंप्लीट हो गए। जल्दी से बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। बाकी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और बचे हुए क्वेश्चन सब आपको अगली क्लास में कराएंगे। समय की थोड़ी कमी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।